कल हमने बात की थी आर्यों का मूल निवास स्थान भारत के होने के प्रमाण के बारे में। अब एक हम अन्य मत को आज डिस्कस करेंगे, वो है आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव। इस मत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने अपना मत व्यक्त किया है कि उत्तरी ध्रुव आर्यों का आदि देश था या मूल निवास स्थान था, और कालांतर में कुछ समय बाद में हिम प्रलय के कारण या हिम प्रलय के कारण उनको अपनी भूमि छोड़नी पड़ी और फिर ये लोग यहाँ से दो जगह बसे, एक है ईरान और दूसरा है भारत। तो तिलक जी ने ये मत दिया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था। अपने मत को पुष्ट करने के लिए वो जो तर्क देते हैं वो कहते हैं कि यद्यपि ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई, लेकिन फिर भी अगर इस वेद को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो आर्य अपने आदि देश को नहीं भूले हैं, और इस वेद में भी कहीं ना कहीं उनकी स्मृति देखने को मिलती है। तो वो जो बात करते हैं कि ऋग्वेद में एक सूक्त में दीर्घकालीन उषा का वर्णन है, मतलब लंबी, बहुत लंबी उषा। और कहते हैं कि भारत में तो जो उषा है या जो दिन है वो बहुत छोटा होता है, तो अगर हम दीर्घकालीन उषा की बात करें तो वो हमें उत्तरी ध्रुव में ही देखने को मिलती है। अतः ये जो आर्यों का वर्णन है उसमें आर्यों के अतीत की स्मृति या अनुभव स्थित है। इसी प्रकार महाभारत में, जो कि आर्यों का ही एक वो है, सुमेर पर्वत को देवताओं का आश्रय स्थल या देवताओं का निवास स्थान बताया है, और जहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और औषधियाँ उत्पन्न होती है, और जहाँ पर दिन और रात जो हैं वो 6 मास के होते हैं। तो इसके आधार पर भी वो कहते हैं कि जब आर्यों ने इसका वर्णन किया उस समय भी उनके मन में जो मूल अपना निवास स्थान था या मूल आदि देश जो था उत्तरी ध्रुव, उसकी ही स्मृति है। वो कहते हैं कि हिम प्रलय से पहले या ये बहुत बड़ी मात्रा में जो हिम प्रलय हुआ था उससे पहले आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव में रहते थे, और उस समय उत्तरी ध्रुव की जलवायु थी वो बहुत अच्छी थी और वहाँ पे अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती थी। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन हुआ तब आर्यों को अपना ये स्थल या अपना ये मूल स्थल छोड़ना पड़ा, और यही कारण है कि उनकी जितने भी वेद हैं ऋग्वेद में उनकी ये जो पूर्वकालीन स्मृति हैं या यादें हैं या अपने आदि देश को जो वो नहीं भूल पाए हैं वो इसके अंतर्गत संरक्षित है। तिलक के जो मताई ने जो तिलक के मत को मानते हैं, जो तिलक के मतानुयायी हैं, वो भी ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में, पहले हमने बात की थी जिंद अवेस्ता, ये जिंद अवेस्ता जो है ये ईरानी आर्यों का ग्रंथ है। तो कहते हैं कि ईरानी जो ग्रंथ है अवेस्ता उसमें भी उत्तरी ध्रुव के संकेत हमको मिलते हैं। वो कहते हैं कि इस ग्रंथ में जिस हिम प्रलय की बात हुई है वो उत्तरी ध्रुव में ही आया होगा, जिसके कारण उनको ये प्रदेश छोड़ना पड़ा। अहूर मज़दा में सबसे पहले
पहले भी हमने बात की, अहूर मज़दा ये ईरानी देवता है। तो सबसे पहले अहूर मज़दा के द्वारा एयन वाइजो के निर्माण की बात होती है। और एयन वाइजो जो है ये आर्यों का बीज या आर्यों का आदि देश था। तो इसके आधार पर कहते हैं कि ये आर्यों का जो आदि देश है उत्तरी ध्रुव में स्थित था, क्योंकि अवेस्ता के अनुसार वहाँ पर 10 मास की शीत ऋतु और 2 मास की ग्रीष्म ऋतु होती थी। और ये जो विद्वान है वो कहते हैं कि ये जो वर्णन है ये उत्तरी ध्रुव का ही वर्णन है, जो उत्तरी ध्रुव में ही संभव था। कुछ विद्वानों ने देशों के वर्णन में आर्यों के प्रयाण स्थान या उनके जो मार्ग था उसका भी विस्तार से प्रकाश डाला। लेकिन कुल मिलाकर ये जो सारे विद्वान हैं जो इनके समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो, या आर्यों का जो आदि देश था वो उत्तरी ध्रुव ही था। हालांकि इस मत की भी आलोचना की जाती है, और इसकी जो आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि आर्यों की तिलक ने जिस ऋग्वेद वर्णन में उत्तरी ध्रुव विषय वर्णन जिसको वो मानते हैं ऋग्वेद में, वो संदिग्ध है। अतः इस आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव नहीं माना जा सकता। अगर आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी होते तो उन्होंने जो सप्त सैंधव प्रदेश के लिए देवकृत योनि शब्द काम में लिया है वो उसको कभी भी काम में नहीं लेते। वो इस शब्द को अपने मूल प्रदेश के लिए काम में लेते। और इस आधार पर इसके अलावा भी संपूर्ण भारतीय साहित्य में कहीं भी उत्तरी ध्रुव को आर्यों की भूमि नहीं कहा गया है। तो वो जब बात करते हैं कि उत्तरी ध्रुव की स्मृतियाँ हैं तो एक वर्णन से कहीं भी स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने जो बात कही है वो उत्तरी ध्रुव की स्मृतियाँ। अतः इस मत को भी इसी आधार पर खंडित किया जाता है। अब बात है कि इसके अलावा कौन से देश आर्यों के मूल स्थान माने जाते हैं। तो अब जो आगे जो इसमें मत आता है वो आता है यूरोप। ज़्यादातर विद्वान जो हैं, और ये मत मानने भी है कि ज़्यादातर विद्वान जो हैं वो यूरोप को ही आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। अब यूरोप में कौन सी, पहले तो बात की यूरोप को आदि देश मानने के पीछे जो तर्क है वो क्या तर्क है। तो पहले तो भाषा के आधार पर, ये विद्वान मानते हैं कि आज भी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के जो शब्द या मुहावरे हैं वो यूरोप की भाषाओं में विद्यमान हैं, उतनी एशिया की भाषा में वो मुहावरे या शब्द विद्यमान नहीं है। इसी के आधार पर कहते हैं कि शायद यूरोप का ही कोई प्रदेश आर्यों का आदि देश रहा होगा, एशिया का नहीं। इसके अलावा जो दूसरी मत दिया जाता है उसमें कहते हैं ये लोग लिथुआनियन जो भाषा है ये भाषा अत्यधिक अपरिष्कृत भाषा है और ये इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है। तो विद्वान मानते हैं कि लिथुआनिया के आसपास का ही कोई प्रदेश जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। अब यूरोप में भी कौन कौन से प्रदेश जो हैं जो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में, जिनके बारे में माना जाता है कि ये आर्यों के मूल निवास स्थान रहे होंगे, तो वो प्रदेश हैं पहला हंगरी, दूसरा जर्मन प्रदेश, तीसरा दक्षिणी रूस,
और चौथा जो इसमें मत दिया जाता है, ये 3 यूरोप से संबंधित ये तीनों मत दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इन प्रदेशों को और किन आधार पर इन प्रदेशों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। तो जो हंगरी जो बताते हैं वो विद्वान है गाइल्स। गाइल्स के अनुसार आर्यों का आदि देश जो है वो हंगरी या डैन्यूब घाटी था। गाइल्स का मानना है कि अगर हम यूरोपीय परिवारों की विभिन्न भाषाओं की तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये निश्चित कर पाएंगे कि प्राचीनतम आर्यों के आदि देश की भौगोलिक अवस्था जो उन्होंने दी है कि वे किन फलों को, वनस्पतियों को, पशु पक्षियों से वे परिचित थे, इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्य किसी द्वीप के निवासी रहे होंगे, न कि किसी समुद्रिक प्रदेश के। और इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये भी अर्थ निकालते हैं कि शायद ये समुद्र से भली भांति अच्छी तरह से परिचित भी नहीं थे। अतः उनका निवास स्थान तो एक ऐसा देश था जो पर्वतों, नदियों और झीलों से घिरा हुआ था। तो इस आधार पर विद्वान कहते हैं कि ये कोई शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश रहा होगा। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर गाइल्स ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हंगरी का प्रदेश या डैन्यूब घाटी का प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जो ये सभी विशेषताएं जिसके अंतर्गत हैं, जो ये सभी विशेषताओं को रखता है। तो इसके आधार पर वो कहते हैं कि यही आर्यों का आदि स्थान या देश रहा होगा। परंतु इस मत की आलोचना की जाती है और उस आलोचना में जो तर्क दिए जाते हैं वो कहते हैं कि केवल शब्दों के आधार पर हम आर्य प्रदेश या आर्य जीवन की रूपरेखा को निर्धारित नहीं कर सकते, और न केवल हंगरी, बाकी यूरोप में से बहुत सारी जगह हैं जो ये सारी विशेषताएं रखती हैं। अतः केवल इतना जो विवादित प्रश्न जो है उसको केवल भाषा के आधार पर हल नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त हमें इतिहास, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र इत्यादियों की भी सहायता लेनी चाहिए जो कि इस मत को खंडित करती हैं। अब जो दूसरा मत दिया जाता है यूरोप में, वो दिया जाता है जर्मन प्रदेश। और इसके जो विद्वान हैं वो हैं पेंका। पेंका जो हैं वो कहते हैं कि पहले तो ये हम बात करें कि सबसे पहले जर्मन किस आधार पर जर्मन को आर्यों का मूल निशान बताया जाता है, तो वो माना जाता है जातीय विशेषता के आधार पर। ये कहते हैं कि भूरे बालों के आधार पर आर्यों को जर्मनी का मूल निवासी बताया जाता है। कहते हैं कि यूनान की पौराणिक परंपराओं में देवताओं के भूरे बालों वाला देवताओं को होना बताया है, और प्राचीन आर्यों के भी बाल भूरे थे, और ये विशेषता आज भी हमें जर्मन जातियों में पाई जाती है। तो इसके आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि जर्मन का जो प्रदेश है वो आर्यों का आदि देश रहा होगा। पेंका भूरे बालों के अलावा भी प्राचीनतम आर्यों की अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी आर्यों को जर्मनी के स्कैंडिनेविया का मूल निवासी बताते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि स्कैंडिनेशिया जो है यहाँ पर कभी भी किसी विदेशी
या अन्य जाति का आधिपत्य नहीं रहा। तो यहाँ पर जातीय संक्रमण की कोई संभावना नहीं थी। तो ये कहते हैं कि ये जो निवासी हैं ये आज भी जो भाषा बोलते हैं वो इंडो यूरोपीय भाषा है, और चूँकि यहाँ पर कभी किसी देश का आधिपत्य नहीं रहा इसलिए यहाँ पर जातीय संक्रमणता या भाषाई संक्रमणता का कोई भी प्रमाण नहीं है, या कोई भी ऐसा हो नहीं सकता था। इसलिए यहाँ के जो निवासी हैं वो मूल रूप से वही निवासी हैं जो पुराने रहे होंगे, और आर्यों में ये सारी विशेषताएं मिलती हैं। अतः वो कहते हैं कि आर्य जर्मनी के मूल निवासी रहे होंगे। फिर पुनः इतिहास में ऐसी कोई चीज़, कोई भी मत नहीं है जिसकी आलोचना नहीं की जाती हो। तो इसमें जो आलोचना की गई है वो कहते हैं कि इतने समय से जो अंतर्जातीय रक्त मिश्रण चला आ रहा है उसके आधार पर केवल शारीरिक विशेषताओं को अक्षत रखना, या शारीरिक विशेषताओं को जो आज से 3000 साल पहले या 4000 साल पहले थे उसको बनाए रखना संभव नहीं था। अतः केवल इसके आधार पर हम आर्यों का वंशज, आर्यों को जर्मनी के निवासियों का वंशज नहीं कह सकते। और दूसरा जो बात वो कहते हैं कि जो भूरे बालों को जो तर्क दिया जाता है वो भी सही नहीं है, क्योंकि भारतीय भाष्यकार जो पंतजलि हैं उन्होंने तो ब्राह्मणों का जो मूल सहज गुण बताया है वो भूरे बालों का होना बताया है। तो केवल भूरे बालों के आधार पर हम आर्यों को जर्मनी प्रदेश का निवासी या मूल निवासी नहीं मानते। दूसरा वो कहते हैं कि रोमनों ने और यूनानियों ने तो जो ये भूरे बाल हैं इसको कौतिक या इसको विलक्षण दृष्टि से देखा, और यही कारण है कि उन्होंने विलक्षणता को अपने देवताओं का विशेषता बताई है। क्योंकि हम जब भी कोई मानव जाति अपनी देवता बनाती तो उसके अंदर विलक्षणता को डालती है, वो उसकी विशेषताओं में विलक्षणताओं को डालती है। तो कहते हैं कि ये जो भूरे बाल होना उनके लिए तो ये विलक्षण बात है। सामान्य बात अगर ये होती तो अपने देवताओं के लिए वो इस तरह का भूरे बालों होना नहीं बताते। तो केवल भूरे बालों के आधार पर या स्कैंडिनेविया के निवासियों की रूढ़िवादिता के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जर्मनी का प्रदेश जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। तीसरा जो इसमें मत दिया जाता है वो है दक्षिणी रूस। तो एक विद्वान जो हैं नेरहिंग, उन्होंने इस बात को कहा है कि किस आधार पर कहा है, भाषा के आधार पर। उन्होंने भाषा की रूढ़िवादिता के आधार पर इस बात को कहा है कि आर्य जो हैं वो भारत के आर्य जो हैं वो दक्षिणी रूस में त्रिपोलजे नामक जगह है उसके मूल निवासी रहे होंगे। नेरहिंग ने मृत भांडों के आधार पर भी ये निष्कर्ष निकाला है कि त्रिपोलजे में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो लगभग 3000 ईसा पूर्व के हैं, और इनकी प्राचीनता के आधार पर 300 ईसा पूर्व के हैं, और इनकी प्राचीनता के आधार पर ये प्राचीनतम आर्यों की कृतियाँ हो सकती हैं। और उनका अनुमान है कि शायद रूस ही आर्यों का आदि देश रहा होगा। इसी प्रकार पोकारनी नामक एक अन्य विद्वान हैं, उन्होंने भी स्टेप्स के विस्तृत मैदानों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। घास के मैदान होते हैं स्टेप्स ना, इनको आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। और वे वेजर और वेस्चुला नदियों के बीच के प्रदेशों को आर्यों का मूल स्थान बताते हैं। अब हम बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान
को एशिया बताने वालों को। तो जो सबसे ज़्यादा मान्य मत माना जाता है आर्यों के मूल निवास स्थान का है वो है एशिया। अपने अगले व्याख्यान में हम इसको डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।